तो कल हम लोग 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में समकालीन विश्व राजनीति की हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज बिना देर किए 31st क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। स्टार्ट। छोटा छोटा इसलिए दे रहे हैं ताकि अभी टाइम है और आप उस सारे क्वेश्चन को कई बार सुनेंगे, देखेंगे, तो मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो सारी चीज याद हो जाएगी। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, विच कंट्री वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द वार्सा पैक्ट? कौन सा ऐसा देश था जो कि वार्सा पैक्ट का मेंबर नहीं था? पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, बुल्गारिया, ये तीनों तो सोवियत यूनियन यूएसएसआर के मेंबर थे, तो वो उनको तो रहना ही है। बच गया फ्रांस। फ्रांस कैपिटलिस्ट ब्लॉक का था कंट्री, इसीलिए फ्रांस जो है वह वार्सा पैक्ट का मेंबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द आइडिया ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाज एसोसिएटेड विथ, यह टर्म किससे रिलेटेड है? यह आइडिया किससे रिलेटेड है? ये कोल्ड वॉर आर्म्स रेस को MAD कहा जाता है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ओके, तो MAD जो आइडियाज है वो किससे रिलेटेड है? कोल्ड वॉर आर्म्स रेस। ठीक है, ओके। द आइडियोलॉजी दैट emphasized the state control of the economy and the promotion of a classless society, यह आइडियोलॉजी दैट emphasized जोर देता है स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी एंड द प्रमोशन ऑफ क्लासेस सोसाइटी वाज, ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का ये आइडियोलॉजी है जहां पर कि स्टेट इकोनॉमी को कंप्लीटली कंट्रोल करता है अपने हाथ से। ओके, आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर इवेंट ऑफ द कोल्ड वॉर, इनमें से कौन सी घटनाएं हैं जो कि कोल्ड वॉर के लिए रिलेटेड नहीं है? तो कोरियन वॉर कोल्ड वॉर का ही एक सीक्वेंस था, वियतनाम वॉर कोल्ड वॉर का ही सीक्वेंस है, बर्लिन एयरलिफ्ट वह भी कोल्ड वॉर का ही एक सीक्वेंस है। बच गया आपका सी नंबर, गल्फ वॉर, यह जो है यह कोल्ड वॉर का मेजर इवेंट नहीं था। 35, विच कंट्री वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम कंट्री का, नेम का कौन सा कंट्री ऐसा था जो पार्ट नहीं था? इंडिया तो फाउंडर मेंबर था, इजिप्ट वो भी फाउंडर मेंबर में शामिल थे, यूगोस्लाविया वह भी फाउंडर मेंबर में शामिल थे, कुल 5 फाउंडर मेंबर थे। बच गया यूएसए, तो यूएसए एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यूएसए जो है वह नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर नहीं था। नेक्स्ट 36, which doctrine was adopted by the USA to prevent the separate of communism, कौन सा ऐसा डॉक्ट्रिन जो है यूएसए के द्वारा लाया गया जो कि कम्युनिज्म को रोकना था, स्प्रेड होने से उसे रोकना था? ट्रूमैन डॉक्ट्रिन इसका आंसर होगा। क्योंकि हेनरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के समय में जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, तो हेनरी ट्रूमैन ने ही वो थ्योरी दिया था जो कि कम्युनिज्म को रोकना था, प्रिवेंट करना था। ओके, 37, द सोवियत यूनियन डिसॉल्व्ड इन, सोवियत यूनियन का विघटन कब हुआ? इससे पहले भी यह क्वेश्चन आया हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1991। 38 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, द यूएसए एंड यूएसएसआर वेयर टू सुपर पावर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज देयर राइवलरी, दोनों के बीच में मेन रीजन क्या था? राइवलरी, दुश्मनी होने के मुख्य कारण क्या था? इकोनॉमिक कंपटीशन ओनली नहीं होगा, मिलिट्री अलायंस नहीं होगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एंड मिलिट्री कंपटीशन, ये आंसर होगा
पॉलिटिकल कोऑपरेशन तो नहीं ही था। तो आंसर हो जाएगा दोनों के बीच, दोनों पावर ब्लॉक जो थे यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में मेन रीजन जो था कॉन्फ्लिक्ट का वो था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, थे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड मिलिट्री कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट, द बर्लिन वॉल वॉज ए सिंबल ऑफ, बर्लिन वॉल किस चीज का सिंबल था? पीस, पीस का सिंबल कभी वॉल नहीं हो सकता, ठीक है, दीवार। डिवीजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट, ये भी नहीं था। हाँ, या था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। द बर्लिन वॉल वाज ए सिंबल ऑफ डिवीजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, यूरोप को, वैसे बर्लिन वॉल जर्मनी को बांट रहा था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को, लेकिन वह जर्मनी में जो दीवार बनी हुई थी वह दीवार ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, पूरी दुनिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टर्म कोल्ड वॉर मीन? हाँ, कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट मतलब है ऑप्शन ए में कि वॉर फाउट बिटवीन सुपर पावर्स विथ नो डायरेक्ट फाइटिंग। कोल्ड वॉर में कभी भी दोनों गुट, दोनों सुपर पावर्स आमने सामने लड़ाई नहीं लड़े हैं, वो दोनों प्रॉक्सी वार करते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ए वॉर फाउट बिटवीन सुपर पावर्स विथ नो डायरेक्ट फाइटिंग। 41, which of the following was a major consequence of the cold war? इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि कोल्ड वॉर के लिए मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है? तो राइट ऑफ ग्लोबल पीस ट्रीटी, जब ग्लोबल पीस हो जाएगा तो कोल्ड वॉर तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, इम्पॉसिबल है, कोल्ड वॉर जब चलेगा यूएसए और यूएसएसआर के बाद भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये बहुत बाद में होता है। आंसर हो जाएगा राइज ऑफ टू आइडियोलॉजिकली अपोज्ड सुपर पावर्स। ठीक, क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोल्ड वॉर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइज ऑफ टू आइडियोलॉजिकली अपोज्ड सुपर पावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन, द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म वाज प्रमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके द्वारा कम्युनिज्म को प्रमोट किया गया? ये तो हम लोग जान रहे हैं कि 1917 में रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था और वहीं से कम्युनिज्म का स्टार्टिंग है। तो आराम से आंसर बन जाएगा क्या? सोवियत यूनियन। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस इन, रिपीट क्वेश्चन है, 1962। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ? 1962 में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में किस कंट्री में मिसाइल लॉन्च किया गया? हाँ, तो क्यूबा में किस कंट्री ने लॉन्च किया था? यूएसएसआर ने। और किसे डराने के लिए किया गया था? यूएसए के। ओके, नेक्स्ट, द यूएसए यूज्ड द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ, यूएसए ने जो अपनी पॉलिसी कंटेनमेंट निकाला, कंटेनमेंट को लॉन्च किया, तो किसको रोकने के लिए? तो यूएसए की जब बात आती है तो यूएसए कंप्लीटली आइडियोलॉजिकली उसका कैपिटलिस्ट है और उसको हर हमेशा जो चैलेंजेस मिलेगा वो चैलेंजेस मिलता है कम्युनिज्म से। तो स्पष्ट है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म को रोकने के लिए, उसके एक्सपेंशन को कम करने के लिए, हाँ, यूएसए ने एक टर्म लाया, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। इसको प्रिवेंट करने के लिए सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, which of the following events brought the USA and Soviet Union to the brink of war during the Cold War? Which of the following events, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं? हाँ, events brought the USA and Soviet Union to the brink of war during the Cold War? कौन सी ऐसी घटना दोनों के बीच में और ज्यादा टेंशन को पैदा कर देता है, दोनों को करीब ले आता है? तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में हुआ है। ओके,
Which country was not part of the Soviet bloc during the Cold War? ठीक, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि कोल्ड वार के समय में सोवियत यूनियन का ब्लॉक नहीं था? तो इसमें आप पहले से जान रहे हैं, ईस्ट जर्मनी कम्युनिज्म एडॉप्ट कर लिया था, हंगरी कम्युनिज्म एडॉप्ट कर लिया था, पोलैंड कम्युनिज्म एडॉप्ट कर लिया था, बच गया फ्रांस। तो फ्रांस अमेरिका के साथ था, अभी भी अमेरिका के साथ है, नाटो का मेंबर है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस जो है वह कैपिटलिस्ट ग्रुप है, और जो कैपिटलिस्ट कंट्री होंगे वह कभी भी कम्युनिस्ट कंट्री को फॉलो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बर्लिन वॉल वाज इरेक्टेड इन विच ईयर? किस वर्ष बर्लिन वॉल को खड़ा किया गया? ठीक, तो बर्लिन वॉल 1961 में खड़ा होता है। और यह बर्लिन वॉल इंडिकेट करता है क्या कि पूरा वर्ल्ड टू सुपर पावर्स के ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुके हैं। हाँ, एक सुपर पावर्स कैपिटलिस्ट सुपर पावर्स होगा जिसको कि लीड अमेरिका करेगा, और दूसरा सुपर पावर्स सोवियत यूनियन होगा जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लीड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फीचर ऑफ द कोल्ड वार? इनमें से कौन सा कोल्ड वार का फीचर था? डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। जब डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा तब वॉर होता है, कोल्ड वार नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। हाँ, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों के बीच में इकोनॉमी एंड आर्मी रिवलरी था, मिलिट्री रिवलरी था। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं 49 क्वेश्चन के बीच में। ठीक, इस तरह से अगर आप लोगों को हर एक चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कराया जाए, उसके बाद हर एक चैप्टर से 50 से 60 100 क्वेश्चन, 15 से 20 लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाए, और आपको यह बताया जाए हाउ टू राइट ए गुड आंसर, तो बताइए वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। जैसे यहाँ पर हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन, वो लोग का रिकॉर्ड बनता है, बिहार टॉप करते हैं। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकता है, बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे चलते हैं। Who coined the term iron curtain? लोहे का पर्दा। ओके, who coined the term iron curtain to describe the division between the eastern and western Europe? पूरे यूरोप को दो भागों में बांटने वाला जो वो आयरन का पर्दा था, वो हाँ किसने पॉइंट किया? ठीक, विंस्टन चर्चिल। वो विंस्टन चर्चिल का नाम आप लोग जान रहे होंगे, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही यह टर्म को लॉन्च किया, जिनका नाम था आयरन कर्टेन, लोहे का पर्दा, जो कि ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप को आइडियोलॉजिकली दो भागों में बांट दिया था। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट मैन-मेड सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन वाज? पहले का भी क्वेश्चन था, कल भी हम लोग डिस्कशन किए थे, नाम था स्पुतनिक 1957 में, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा पहली बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो कि लॉन्च किया गया। और कल ही हमने बताया था स्पुतनिक लॉन्च होने के बाद अब दोनों सुपर पावर स्पेस वॉर की ओर आगे बढ़ गए, और वहां से जो वो स्पेस वॉर आगे बढ़ा था वो अब आज के समय में और ज्यादा हाई लेवल का वार हो गया है। इसीलिए अमेरिका के पास में, पूरी दुनिया के पास में 3 आर्मी है। ठीक, आर्मी है, नेवल आर्मी है और एयरफोर्स है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया है? अपना चौथा आर्मी लॉन्च किया है। अब उस आर्मी का नाम है साइबर आर्मी। ओके, इंडिया में भी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता है इंडिया भी एक नया आर्मी खड़ा करे, साइबर आर्मी। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 51 पे। हाँ,
व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द मार्शल प्लान, जो कि 1948 में आया था। ठीक, और मार्शल प्लान तो था क्या कि जो यूरोप दो वर्ल्ड वार लड़ने के बाद जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उस यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मार्शल प्लान आया था। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। टू प्रमोट द स्प्रिट ऑफ कम्युनिज्म नहीं होगा। टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ यूएसएसआर नहीं होगा। टू प्रमोट इंडिपेंडेंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनी नहीं होगा। तो आंसर जैसे अभी हमने बताया बी हो जाएगा। प्रिवेंट द स्प्रिट ऑफ कम्युनिज्म बाय रीबिल्डिंग यूरोप, रिबिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, दो विश्व युद्ध में तबाह और बर्बाद हुए यूरोप को फिर से खड़ा करने के लिए यूएसए की तरफ से जो प्लान लाया गया था 1948 में, उसी प्लान को हम लोग कहते हैं मार्शल प्लान। विच कंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? हाँ, कौन सा ऐसा कंट्री था जो कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो क्यूबा ने तो मिसाइल लगा ही था, तो क्यूबा को करना ही था। यूएसएसआर मिसाइल लगाया था, तो यूएसएसआर को इन्वॉल्व होना ही था। डराने के लिए यूएसए को लगाया गया था, तो यूएसए का इन्वॉल्व होना जरूरी था। बच गया चाइना। आंसर हो जाएगा चाइना, कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में चाइना का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। 53 द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो लगातार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी, वो सारी चीजें आप लोगों को बता देंगे। हम अभी तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो नाटो कब बना? 1949 में। और जब नाटो बन रहे थे तो क्वेश्चन ये भी आता है कि नाटो की स्टेब्लिश के समय कितने मेंबर कंट्री थे? तो याद रखिएगा 12 मेंबर कंट्री थे। ओके, द वार्सा पैक्ट वाज फॉर्म्ड एज ए रिस्पॉन्स टू, वार्सा पैक्ट को क्यों बनाया गया? वार्सा पैक्ट को बनाने का मेन रीजन था, हाँ, द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन नहीं था, द क्रिएशन ऑफ नाटो, द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो आप लोग जानिए कि वार्सा पैक्ट को हर हमेशा नाटो के अगेंस्ट में माना जाता है। नाटो को चैलेंजेज करने के लिए वार्सा पैक्ट को बनाया गया था। आ जाएगा आंसर द क्रिएशन ऑफ नाटो। अब टोटल 5 क्वेश्चन का डिस्कशन और होगा। उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं, छोटा छोटा ब्लॉग बनाएंगे, 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चंस आपको याद भी हो जाएगा। और जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद देखते हैं कि मार्क्स हमें कितना आता है। ओके, आ जाइए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हाँ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज टू, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेन जो था, हाँ, ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव था स्टे न्यूट्रल एंड नॉट अलाइन्ड विद एनी सुपर पावर्स। नाम से ही क्लियर है, नॉन अलाइन्ड, उसे किसी भी अलाइन में नहीं जाना था, किसी भी गुट में नहीं जाना था, और न्यूट्रल रहना था उसे। ना तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में, ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक का उसे सपोर्ट करना था, ना ही दोनों किसी ब्लॉक का अपोज करना था। उसे न्यूट्रल रहना था, उसे वर्ल्ड पीस के लिए काम करना था। तो नेम का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था। उसके बाद आ जाते हैं 56 द सोवियत यूनियंस आइडियोलॉजिकल बेसिस वाज। सोवियत यूनियन का आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या? ठीक, तो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, सोवियत यूनियन ही पहला ऐसा कंट्री है, दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर के मजदूरों और किसानों ने 1917 में 1917 में कैपिटलिज्म को खत्म किया, मोनार्की को खत्म किया, कम्युनिज्म को एडॉप्ट किया। इसीलिए आंसर हो जाएगा सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत यूनियन का ही मेन आइडियोलॉजी था कम्युनिज्म। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ नाटो ड्यूरिंग द कोल्ड वार। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि कोल्ड वार के समय नाटो का मेंबर नहीं था? यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। ये तो अमेरिका का पिछलग्गू है भैया, ये तो रहेगा ही।
कनाडा जस्ट अमेरिका के ऊपर में है, ये सबसे बड़ा लघु है, नहीं रहेगा तो अमेरिका इसे खा जाएगा। वेस्ट जर्मनी को बनाया ही था अमेरिका ने, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। बच गया इंडिया। तो इंडिया ना ऊधो को लेने और ना माधो को देने, ये इस विचार का को मानने वाला देश था, नॉन अलाइनमेंट गुड था, इसलिए आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द कोल्ड वॉर लेड टू ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन, कोल्ड वॉर के कारण किस चीज में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हो गया, वृद्धि हो गई? आर्म्स रेस एंड न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट। इस कोल्ड वॉर के ही कारण पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू हुई और सारे मजबूत देश जो थे वो अपने आप को एटॉमिक पावर बनाने में जुट गए, क्योंकि अमेरिका और रशिया से इतना डर लगता था छोटे छोटे देशों को, इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए खुद को एटॉमिक पावर से मजबूत बना लिया। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द यूएसए इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम वॉर वाज पार्ट ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ, इसका मतलब यूएसए जो वियतनाम में इन्वॉल्व हुआ वो इन्वॉल्वमेंट उसका किस पॉलिसी को इंडिकेट करता है? वो पॉलिसी है आपका कंटेनमेंट, सॉरी इसे कंटेनमेंट पॉलिसी कहते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में भी कंटेनमेंट पर बात हो चुकी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of a proxy war during the Cold War? कोल्ड वार के समय में कौन सा ऐसा वार हुआ था जो कि छद्म युद्ध से, प्रॉक्सी वार को क्या कहते हैं? छद्म युद्ध। लगता है कि युद्ध हो रहा है लेकिन युद्ध होता नहीं, ठीक, या दिखता है युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन अंदर से काफी बहुत बड़ी चीजें हो रही होती है। तो वही कहता है इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो कि प्रॉक्सी वार के रूप में जाना जाता है? तो वो होगा कोरियन वार, क्योंकि गल्फ वार में डायरेक्ट लड़ा हुआ है, वॉर ऑन टेरर अलग चीज है, वर्ल्ड वार फर्स्ट में दोनों अलग अलग लड़ा है। कोरियन वार में कोरियन को ही आपस में लड़ाया गया और एक तरफ का सपोर्ट कर रहा था यूएसए और एक तरफ से सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। तो ये दोनों सुपर पावर्स की से हमें बचना चाहिए। इन लोगों की नीयत काफी गंदी है, क्योंकि अमेरिका और रशिया का काम क्या है? अमेरिका और रशिया अपने यहाँ के यूथ को हथियार नहीं कलम पकड़ाता है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका और रशिया अपने यहाँ के यूथ को, अपने यहाँ के स्टूडेंट को आर्म्स नहीं देता, वहां के लोगों को रिसर्च में भेजता है, कॉलेज भेजता है, कॉन्वेंट भेजता है, स्कूल भेजता है। और जो डेवलपिंग कंट्री है, अल्प विकसित देश या विकासशील देश है, यह दोनों सुपर पावर वहां के यूथ को, वहां के स्टूडेंट को, वहां के छात्रों को आर्म्स देते हैं ताकि इन दोनों का हथियारों की फैक्ट्री चले और हमारे यहाँ के युवा बर्बाद हो गए। तो पढ़ते भी रहिए, सीखते भी रहिए। ओके, तो इसी बात पर हम जो कल 61 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप लोग एक बार कमेंट में बताएंगे 61 का आंसर क्या होगा। द बर्लिन एयरलिफ्ट वाज इनिशिएटेड टू, बर्लिन में जो एयरलिफ्ट किया गया था, क्यों? प्रोवाइड फूड एंड सप्लाई टू वेस्टर्न बर्लिन, ये आंसर होगा। या रिबिल्ड द सिटी ऑफ बर्लिन, फिर से उसे रिबिल्ड करना है। प्रिवेंट द राइज ऑफ कम्युनिज्म इन बर्लिन, ये करना है। या ब्लॉकेड ऑफ ईस्ट बर्लिन। अगर आपका आंसर कमेंट सेक्शन में गिरता है हम ये समझेंगे कि आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखते हैं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।